नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश डरसेना हमारे चैनल CGPSC सोर्सेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय बांस और रत्न संगठन INBAR के सिल्वर जुबली, राष्ट्रीय बांस मिशन एवं बांस से संबंधित तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांस एक बहुउपयोगी की फसल है जो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा व सबसे लंबी घास है। यह तृण परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यह ग्रेमनी या पोएसी कुल का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम बम्बूसा अरुंडेनेसिया है। बांस की उपयोगिता की बात करें तो बांस की वैज्ञानिक तरीके से खेती कर वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्सर्जन और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण बढ़ाकर वायुमंडल की गुणवत्ता में प्रभावी सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि अन्य पेड़ों की तुलना में बांस का पेड़ 35% अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन और 20% अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। बांस के क्षतिग्रस्त मिट्टी को सुधारने की अनूठी क्षमता भी इसे भारत के भूमि क्षरण से भारत की लगभग 30% खराब भूमि के लिए उपयोगी बनाती है। अब हम केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय बांस मिशन की पृष्ठभूमि को समझते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन और व्यापार विकास रिपोर्ट 2003 के आधार पर राष्ट्रीय बांस मिशन अक्टूबर 2006-07 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया, जिसे वर्ष 2014-15 के दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत लाया गया और 25 अप्रैल 2018 से इसे राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के नाम से शुरू कर दिया गया। राष्ट्रीय बांस मिशन वास्तव में है क्या? राष्ट्रीय बांस मिशन एक क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से अद्वितीय दृष्टिकोण को लागू करके बांस के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इसने एक निश्चित क्षेत्र में बांस के रोपण को बढ़ाने का भी प्रयास किया। उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए NBM के तहत कई पहल किए गए। अब यह योजना किसे लक्षित करती है, इसका लक्ष्य क्या है, इसे समझते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन गैर वन भूमि पर बांस की खेती के तहत क्षेत्र में वृद्धि करना था, ताकि कृषि आय को पूरा किया जा सके, जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध में भी योगदान दिया जा सके और उद्योग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके और ग्रामीण भारत में रोजगार भी पैदा किया जा सके। जब भी किसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं आती है तो यह देखा जाता है कि किन वजहों से यह क्षेत्र अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहा है और बांस के क्षेत्र में बाधा थी उसका पेड़ के रूप में परिभाषित होना और जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन पर शासकीय अनुमति। इसलिए किसानों को बांस की खेती की ओर आकर्षित करने के लिए नवंबर 2017 में भारत सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2(7) में संशोधन करके वन क्षेत्रों के बाहर बांस को पेड़ की परिभाषा से बाहर रखा गया है और किसानों को बांस की खेती की ओर आकर्षित करने के लिए इस योजना में सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया, जो अधिकतम 50,000 तक होगी और छोटे किसानों को प्रति पौधे पर 120 रुपये तक होगी। नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सब्सिडी 50% होगी। इस 50% सरकारी सब्सिडी में केंद्र और राज्य का अनुपात 60 और 40 होगा। नॉर्थ ईस्ट में सब्सिडी 60% होगी, जिसमें केंद्र और राज्य का अनुपात 90 और 10 होगा। अब हम विश्व बांस दिवस की पृष्ठभूमि को समझते हैं। विश्व बांस संगठन ने 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वें विश्व बांस कांग्रेस में 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन को रॉयल थाई वानिकी दिवस के रूप में भी चिन्हित किया गया है। इस संगठन की स्थापना 2005 में बेल्जियम में हुई है। इस वर्ष 2022 की थीम प्लांट बम्बू अर्थात बांस के पौधे लगाए हैं। अब हम नज़र डालते हैं बांस से संबंधित कुछ तथ्यों पर। बालाघाट का बांस उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। यहाँ से 35,000 नोशनल टन बांस उत्पादन किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नोशनल टन है क्या? एक नोशनल टन में 2400 मीटर लंबा बांस होता है, अर्थात 1.5 टन का बांस बराबर एक नोशनल टन होता है और एक नोशनल टन में कुल 440 बांस होते हैं। यह एक प्रकार से मात्रक है। वन क्षेत्रफल में बांस के जंगलों की हिस्सेदारी 13% है, उसमें से 2% बांस जंगल बालाघाट में है। बैराग घाटी क्षेत्र भारत में बांस की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां, क्योंकि यह मिट्टी और जलवायु का सही संयोजन प्रदान करती है। अब हम INBAR के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं।
INBAR 1984 में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र द्वारा स्थापित बांस और रत्न शोधकर्ताओं के एक अनौपचारिक नेटवर्क से विकसित हुआ। बांस और रत्न के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का नाम 1993 में चुना गया था। INBAR को एक स्वतंत्र संगठन के रूप में लॉन्च करने का काम 1995 में शुरू हुआ था। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में की गई, जिसका मुख्यालय चीन में स्थित है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय कैमरून, इक्वाडोर, इथियोपिया, घाना और भारत में है। 25 वर्षों के दौरान इस संगठन के सदस्यों की संख्या 9 से 49 तक पहुंच गई है। इस संगठन का बांस व रत्न के विकास में अहम योगदान है। अपनी स्थापना के बाद से यह दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन और वातावरण में वास्तविक बदलाव ला रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य हरित नीति और सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्यों को पूरा करना है। 1 दिसंबर 1998 को भारत INBAR में शामिल हुआ। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस की खेती करने वाला देश है। हमारे यहाँ 136 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें से 125 स्वदेशी और 11 विदेशी प्रजातियाँ पाई जाती है, जो 13.96 मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत का वार्षिक बांस उत्पादन 3.23 मिलियन टन है। हालांकि इन सब के बावजूद वैश्विक बांस व्यापार और वाणिज्य में देश की हिस्सेदारी केवल 4% है। अब हम छत्तीसगढ़ के बांस से जुड़े तथ्यों पर चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ के मिश्रित वन में ही बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। 2018 के सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर में से बांस का क्षेत्रफल 11,060 वर्ग किलोमीटर है, जो अभिलेखित वन क्षेत्र का 18.51% है, जिसमें से बांस के अवक्रमित वन का क्षेत्रफल 6,943 वर्ग किलोमीटर है, जो बांस वन क्षेत्रफल का 62.78% है। बांस को लघु वनोपज की श्रेणी में रखा गया है। बांस वनों से राज्य को लगभग 42% राजस्व की प्राप्ति होती है। 1971 में बेनेट और गौर के अनुसार प्रदेश में बांस की 9 प्रजातियां पाई जाती है। बिसेन तथा उज्जैनी के अनुसार प्रदेश में बांस की 10 प्रजातियां पाई जाती है। राज्य में मुख्यतः नर बांस पाया जाता है, इसे लाठी बांस भी कहते हैं। कटंग बांस सर्वाधिक सरगुजा वन मंडल में पाया जाता है। रायगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा, खरेसिया रेंज के बांस मोटा होने के कारण कागज उद्योग के लिए उपयोगी हैं। सरगुजा के शुष्क मिश्रित वनों में बांस प्रमुख है। बांस शिल्पकला के लिए गरियाबंद की कमार जनजाति विशेष रूप से निपुण है। अब हम बात करते हैं प्रदेश में बांस से संबंधित योजनाओं की। पहले राज्य पोषित योजना, जिसमें प्रमुख है मुख्यमंत्री बांस विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य बांस आधारित औद्योगिक इकाइयों के लिए कच्चे माल की व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित करके रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ निस्तार की आवश्यकता आपूर्ति करना भी है। दूसरा, बांस प्रसंस्करण केंद्र इकाई योजना। बांस प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बांस कारीगरों हेतु आजीविका संवर्धन सुनिश्चित करना है। प्रदेश में वर्ष 2007-8 से 2009-10 तक कुल 28 बांस प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई है एवं बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रायपुर में बांस विपणन एवं विक्रय हेतु बेम्बू एम्पोरियम केंद्र की स्थापना 2 नवंबर 2010 में की गई है। अब बात करते हैं प्रदेश के एकमात्र गार्डन की। छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव ने वर्ष 2002 में अपनी भूटान यात्रा के समय उन्नत प्रजाति का बाल्टी बांस गेस नर्सरी में लगाया था। यह प्रदेश का इकलौता बांस गार्डन है, जिसे राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ का इकलौता बांस गार्डन घोषित कर अलग अलग प्रजाति के 105 बांस के पौधे लगवाए गए थे। इसका शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा किया गया। क्या बांस फूल किसी आंदोलन कारण बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। और इसी बांस के फूल की वजह से ही मिजोरम जैसा राज्य आज देश के नक्शे में आया। बांस के जीवन में एक बार ही फूल खिलते हैं। फूल खिलने के बाद झुरमुट के सभी वृक्ष एक साथ काल कलवित भी हो जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है सामूहिक पुष्पन विनाश का चरण। दरअसल सामूहिक पुष्पन के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र में बांस के बीज बिखर जाते हैं। बांस के फूल देखने में जई की बाली जैसे होते हैं।
जिसमें धान जैसे छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। बांस के ये बीज चूहों का प्रिय आहार है। इसके खाने से उनकी प्रजनन क्षमता में तीव्र वृद्धि होती है। फलतः चूहों की संख्या तेजी से बढ़ती है। जब बांस का बीज खत्म हो जाता है तो ये चूहे सीधे किसानों के खेत खलिहानों पर हल्ला बोल देते हैं। देखते देखते चूहे सारी फसल और खलिहान नष्ट कर देते हैं और इसके बाद अकाल और महामारी का दौर शुरू होता है। अब जानिए बांस फूल से कैसे जन्मा मिजो आंदोलन। बांस के सामूहिक पुष्पन से अभी तक 20वीं शताब्दी के 2 बड़े अकाल पड़ चुके हैं। पहला अकाल 1910-13 के बीच बांस में आए सामूहिक पुष्पन के बाद पड़ा था और दूसरा अकाल 1959 में मिजोरम, त्रिपुरा और असम की बराक घाटी में बांस के सामूहिक पुष्पन के बाद देखा गया था। यह अकाल इतना भयंकर था कि इसने पूर्वोत्तर को विद्रोही बना दिया। मिजो विद्रोह बांस के इसी सामूहिक पुष्पन के उपरांत बड़े अकाल का परिणाम माना जाता है। सन 1959-60 में ऐसे हालात मिजो जनपद में पैदा हुए थे। आज का मिजोरम तब असम प्रदेश का एक जनपद हुआ करता था। चूंकि मिजोरम बांस का सबसे अधिक उत्पादन वाला क्षेत्र था, इसके अतीत में बांस फूलने से अकाल पड़ जाने की कई घटनाएं हुई थी। इसलिए सन 1958 में जब बांस फूलना शुरू हुआ तो पूर्वानुमान हुआ दुर्भिक्षता से बचने के लिए मिजो लोगों ने असम सरकार से 15 लाख रुपयों की मांग की, लेकिन असम सरकार ने यह कहकर मना कर दिया कि भविष्यवाणी व अवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर वे सहायता नहीं दे सकते। और संकट में इस उपेक्षा से मिजो जनपद के लोगों ने मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट की स्थापना कर जनपद वासियों के लिए सहायता का प्रबंध किया। फिर यही राजनीतिक संगठन के तौर पर नए नाम मिजो नेशनल फ्रंट के नाम से जाना गया। यहीं से मिजो में अवमानना व अलगाववाद की भावना भड़क उठी, जिसे बूझने में 20 बरस लग गए। 1 मार्च 1966 को MNF ने भारत सरकार से संधि कर ली और 20 फरवरी 1987 को मिजो जनपद मिजोरम राज्य के रूप में इंडियन यूनियन का 23वां प्रदेश घोषित हुआ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।